ये आपका मूल्यांकन पत्र यानी कि असेसमेंट, एसएसटी का असेसमेंट 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही निशान लगाएं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने के दशा में गठबंधन की सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल बोला जाता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन से संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो ये वाला हमने पढ़ लिया पैराग्राफ। अब देखिए नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किनको मिलाकर बनती है? एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो ये मिलाकर जो है भारतीय संसद बनती है। अब देखो इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है राज्यसभा और लोकसभा, गलत। राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये भी गलत। लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ये भी गलत। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये देखो ये तीनों मिलकर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर फोर्थ है। सेकंड देखो, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। तो संसद में बहुमत प्राप्त जिसको नहीं होता है तो उसको तब कौन सी सरकार बनती है? तब बनती है गठबंधन की सरकार। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, जब कभी कभी बहुमत प्राप्त ना होने की दशा में गठबंधन की सरकार बनती है। तो देखो सेकंड नंबर पे गठबंधन लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किस किस की नियुक्ति करता है अभी हमने पढ़ा था। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इन सबको चुनते हैं कि उनके दल के अंदर ये सब लोग, मतलब ये सारे जो विभाग होते हैं वो एक एक मंत्री को दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। उपयुक्त सभी किस किस की? स्वास्थ्य मंत्री भी करता है, सही है। शिक्षा मंत्री भी करता है, सही है। वित्त मंत्री भी करता है, सही है। तो ये इन सबको करता है ना, तो यहाँ पर ऊपर वाले तीनों हो गए। तो अब हम तीनों के अंदर तो राइट लगा नहीं सकते, हमें तो चारों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो हाँ, यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो जो बहुमत प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? ऊपर लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 था कि बहुमत प्राप्त दल को क्या बोलते हैं। तो बहुमत देखो, जिसको कम वोट मिलते हैं वो विपक्षी दल होता है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। शासक दल, हाँ ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, फोर्थ का। शासक दल होता है वो। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित बाकी सारे मंत्री होते हैं। अच्छा, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? सरकार में जो सत्ताधारी दल होता है, यानी कि ये जो शासक दल होता है, इसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये फिफ्थ का थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऐसे ही ये लगा लिए इस तरीके से। और अब फर्स्ट का वही सेम, फोर्थ और गठबंधन की सरकार और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारे आंसर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स देखा करो कि कितने हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पे कितने हैं मार्क्स? 15 मार्क्स हैं टोटल। और कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3-3 नंबर का एक हो गया। 3 पंजे 15 होता है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के हिसाब से हमें लिखने होंगे आंसर। तो अब देखते हैं
प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम स्रोत सहायक हैं? तो 6 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है, पुरास्थल पर पाए जाने वाले बर्तन, पत्थर के बने औजार और पुरास्थल की गुफाओं में पाए जाने वाले शैलचित्र, मिट्टी में दबे हुए कंकाल इत्यादि से हमें पता चलता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो ये सारे उनके स्रोत हैं। क्या क्या स्रोत हैं? एक तो पुरास्थल पर पाए जाने वाले बर्तन, जहाँ पर खुदाई वगैरह होती है ना, वो पुरास्थल होता है। और बर्तन, पत्थर के बने हुए औजार, पुरास्थल की गुफाओं में पाए जाने वाले शैलचित्र और मिट्टी में दबे हुए कंकाल, ये सारे जो हैं ये प्रागैतिहासिक काल के स्रोत हैं। ये पूरा लिख लेना। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर मैं दिखा रही हूँ। इसका आंसर है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव में जनता जिस दल को भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजती है, तो सरकार उसी बहुमत दल की बनती है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लेना है के बाद पूर्ण विराम लगा लेना। जिससे जनता की इच्छा का सम्मान होता है और जो पहले राजनीतिक सत्ता में जो दल होता है वह अपना पद छोड़ देता है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आकर नई सरकार बनाते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही बताया हुआ है कि हर 5 साल बाद क्या होता है कि जो बहुमत से जीत कर आता है जो दल, तो वो जो पहले वाला दल होता है वो अपनी सत्ता छोड़ देता है और वो जो हम जिसे भेजते हैं वोट देकर, बहुमत से जिताकर जिसे संसद में भेजते हैं, वो फिर अपनी नई सरकार बनाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसके अंदर बस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, राष्ट्रवाद की भावना में किसकी मुख्य भूमिका थी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करें। तो इसका आंसर ये है 8वें क्वेश्चन का, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में फ्रांसीसी क्रांति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह क्रांति 1789 में हुई थी। उस वक्त के शासक लुई 16 के खिलाफ फ्रांस के सभी लोग एकजुट हो गए और उनमें नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जागी और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति का एकमात्र आधार था। तो कुल मिला के नेशनलिज्म की भावना कहाँ से जागृत हुई थी? वो फ्रांसीसी क्रांति से जागृत हुई थी। और वहाँ पर ये इसका फेमस स्लोगन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये कभी भी इस तरीके की स्टेटमेंट पूछी जाए ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना कहाँ से जागी, तो वो फ्रांसीसी क्रांति से जागी थी। और कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789। इसको तो रट डालो, 9th क्लास में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है फ्रांसीसी क्रांति का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए? जो अंग्रेज़ आए थे वो सिर्फ व्यापार करने आए थे 17वीं शताब्दी में भारत में, धीरे धीरे वो राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए थे पूरे भारत में, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए आंसर लिखोगे आप, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय भारत में व्यापार करने के मकसद से ही आए थे, परंतु जब उन्होंने भारतीय शासकों की राजनीतिक कमजोरियों को देखा और अपने व्यापार के हितों को साधने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप उन्होंने शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा था और बंगाल की नवाबी अपने हाथों में ले ली थी। धीरे धीरे ले ली के बाद फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम लगा देना भाई। ठीक है, मैं लगाना भूल गई। धीरे धीरे जो शासक अंग्रेज़ों के व्यापार के रास्ते में आया, उन्होंने उस शासक को हराकर उसकी राजनीतिक सत्ता हाथों में ले ली और ऐसे ही इन्होंने पूरे भारत पर राजनीतिक रूप से वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने आए तो ये व्यापार करने के मकसद से थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ के राजा तो थोड़े बेवकूफ़ हैं और मतलब कमज़ोर हैं, तो इनको आसानी से हराया जा सकता है,
तो इन्होंने फिर एक एक करके हराना शुरू कर दिया था। जो जो इनके व्यापार के रास्ते में आया, जो जो जिसने अपना मतलब युद्ध के लिए ललकारा अंग्रेज़ों को, तो उनको इन्होंने हराकर और इनकी सत्ता जो थी वहाँ की हथिया ली थी। सबसे पहले बंगाल में सिराजुद्दौला को हराया था, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 में, वहाँ पर अवध में हराया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये उत्तर प्रदेश तक पहुँच गए थे, फिर उत्तर प्रदेश से फिर आगे दिल्ली तक पहुँच गए थे। किसके पास? बहादुर शाह ज़फ़र को हराया था। फिर लास्ट में बहादुर शाह ज़फ़र को पकड़ लिया था और एक तरीके से भारत में मुग़ल साम्राज्य का अंत वहीं से हुआ था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का अंत जो था वो कैसे हुआ था? वो कौन थे? वो बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनको पकड़ लिया था और फिर उनको कहाँ भेज दिया था? बर्मा में, रंगून के अंदर। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए। तो ये अभी हमने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में पढ़ा था कि सभी समुदायों को किस तरीके से संसद में हिस्सेदारी मिलती है। तो इसको देख लो ज़रा। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, संसद के सभी समुदाय के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, इसके लिए संसद में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। कई बार स्त्रियों को आरक्षण देने के लिए भी संसद में चर्चा संसद में हुई, परंतु इस बिल पर अभी तक प्रयास जारी है, कोई निर्णय नहीं निकल पाया। कुल मिला के संसद में हर बारी बहस होकर रह जाती है कि हाँ हम मतलब स्त्रियों को देंगे आरक्षण, लेकिन कभी भी ये बिल पास नहीं हुआ, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कितने परसेंट वुमेन के लिए जो है रिजर्वेशन मांगा जा रहा है वो है 33%। एटलीस्ट 33% तो दो, 50% नहीं देना तो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आज की वर्कशीट को कुल मिला के हमने पूरा कर दिया है। तो ये 10 तक क्वेश्चन थे। तो ये जो सारे 6 से लेकर 10वें तक क्वेश्चन थे ये सारे ऐसे ही लिखने थे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में, और जो बाकी थे क्वेश्चन वो ऊपर वाले वो MCQs थे। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस हो, खूब सारी चॉइस हो। तो यहाँ पे देखो 3-3, 4-4 ये चॉइस दे रखी है ना, उसमें से सही आंसर तुम्हें ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये वो MCQs थे। तो ये हो गई भाई आपकी वर्कशीट असेसमेंट वाली। थैंक यू।